हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार। दिस इज़ मीनाक्षी भगत। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमेशा की तरह स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स हो जाएं। आज की इस क्लास में मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंटिन्यू करने वाली हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लास को हमने कल स्टार्ट किया था और आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, तो हमने ये देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, अपनी मर्जी चलाते थे और इसलिए ब्रिटिश क्राउन जो है वो उसको कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डेब्ट में आ गई थी, वो कर्जे में आ गई थी करप्शन की वजह से। ओके गाइज, ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी और हमने ये देखा था कि जो एक्ट्स आए थे वो 2 फेजेस में आए थे। जो पहला फेज़ था उसमें ब्रिटिश क्राउन ने ये कोशिश किया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको डिक्रीज़ कर दें, एंड देन 1853 में पावर जो था वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया था टूवर्ड्स ब्रिटिश क्राउन। ओके, एंड देन हमने जो है अपना फर्स्ट एक्ट देखा था कल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कल की क्लास में हमने इतना ही देखा था और हम इसके आगे के एक्ट्स देखेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आए थे। ओके, मैं रेगुलेटिंग एक्ट को आपको रिवाइज करवाती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया था। उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। उसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाया था ना, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने उनको बोला था कि हम जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे और उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये लॉज वगैरह भी बनाएगा। ओके, उसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि आप एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी बनाओगे जो कि ब्रिटिश क्राउन जाने के उनको आंसर्स करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सा डिसीजन ले रहा है इंडिया में। ओके, उसी के साथ उन्होंने कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी बनाना पड़ेगा, एंड देन उसी के साथ उन्होंने जुडिशरी को एक पावर दिया था कि वो इंटरफेयर कर सकता है। जब वो इंटरफेयर करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जुडिशरी के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो बढ़ने लगे। इन्हीं डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट एक्ट आता है जिसका नाम है सेटलमेंट एक्ट 1781। इस एक्ट में जो था वो ये प्रोविजन था कि अब जो जुडिशरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स में सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कलकत्ता काउंसिल ही इंटरफेयर कर सकती है। ओके गाइस, सेटलमेंट एक्ट में पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादा आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ। ओके गाइस, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था 1784 में, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट है, क्योंकि जो पिट्स थे वो उस दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो एक्ट है इसमें जो इस पिट्स इंडिया एक्ट का जो फर्स्ट प्रोविज़न था उसमें ये था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स अब 4 से डिक्रीज़ करके 3 मेंबर्स कर दिए थे। जब भी कोई लॉ बनेगा उसमें जब वोटिंग होगी ये 3 मेंबर्स का 3 वोट होगा, यानी कि 1 वोट पर मेंबर होगा, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनका 1 वोट होगा, और अगर इन केस टाई होता है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कास्टिंग वोट भी डलेगा। ओके गाइस, पिट्स इंडिया एक्ट का जो नेक्स्ट प्रोविज़न है वो ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक बॉडी होगा जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। 6 मेंबर्स की वो बॉडी थी। अब वो क्या करेगी, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर्स को हैंडल करेगा, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको वीक कर दिया गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल वर्क करेंगे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का काम करेंगे। बाकी मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल मैटर्स को कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आया। इसी के साथ साथ जो पिट्स इंडिया एक्ट का लास्ट प्रोविजन था वो ये कहता था कि पार्लियामेंट के पास, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रिकॉल कर सकती है, वो वापस बुला सकती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी, और जो 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सबको वापस बुला सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला तुम लोगों ने जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर की हैं अब उनको बोला जाएगा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, जाने के उन्होंने बोला कि देखो एक्वायर किसने की है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेंगी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की हो जाएंगी। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट आता है 1793 का, जिसमें ये चार्टर साइन होता है, ये अग्रीमेंट साइन होता है कि अब जो ट्रेड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ 20 ईयर्स तक कर सकती है। 20 ईयर्स के बाद उनको अपना जो अग्रीमेंट है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आया। 1793 का चार्टर एक्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। गाइस 1813 के चार्टर एक्ट को समझने के लिए आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि उस दौरान नेपोलियन जो थे वो फ्रांस में रूल कर रहे थे और उनका पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ओके, नेपोलियन ने जब अपनी अलाइड कंट्रीज़ को बोला आप ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो ब्रिटेन की जितनी भी कंपनीज़ थी, प्राइवेट कंपनीज़ थी, ब्रिटेन की जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ थी उनके इंटरेस्ट जो थे वो हैम्पर हो गए। अब वो कंपनीज़ कहाँ ट्रेड करेंगी? वो कंपनीज़ जाएंगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। दैट्स वाई इस एक्ट में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए रहेगी। जाने की जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी वो कुछ भी ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन वो चाय का ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही वो चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उसके साथ ही जो लास्ट प्रोविज़न था 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो ये था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को अब इंडिया में एजुकेशन पे 1 लाख जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। ओके गाइस, वेरी गुड। बाद हम देखेंगे, देखो 1793 का चार्टर एक्ट आया था गाइस, उसमें क्या बोला था कि 20 ईयर्स के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। दैट्स वाई इसके बाद का जो आया था वो 1813 में आया था। उसके बाद का जो था वो कब आएगा? 1833 में। उसके बाद का कब आएगा? 1853 में। तो आप ये देख सकते हो कि इनमें जो गैप है वो 20 ईयर्स का है। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम वेंटिक थे। ओके गाइस, कौन थे? वो विलियम वेंटिक थे। अभी देखो, अभी इसको बेशक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो क्या है? बंगाल में है। किधर है? यानी कि विलियम वेंटिक जो है वो कहाँ पे बैठेंगे? वो बंगाल में बैठेंगे। जो सेकंड इसमें प्रोविजन था चार्टर एक्ट का वो ये कहते थे कि लाइक जैसे पहले उन्होंने नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर को पहले डिक्रीज़ कर दिया गया था, तो अब वो नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया। 3 से दोबारा 4 बना दिए गए। और जो फोर्थ वाला जो था वो लॉ मेंबर होगा। जो फर्स्ट लॉ मेंबर्स थे वो थे मैकुले। ओके, अभी क्या था, जो विलियम वेंटिक थे वो बंगाल में थे, जाने कि सारे लॉज वगैरह कहाँ बनेंगे? बंगाल में। तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल जो है वो सबके लिए लॉज बनाएगा। जाने के बंगाल के पास अब लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेजिस्लेटिव लॉज बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, लास्ट प्रोविजन क्या था इस एक्ट का? वो ये था कि अब जो मोनोपोली है वो कम्प्लीटली एंड हो गई। जाने कि पहले उन्होंने चाय और चाइना के साथ ट्रेड करने का मोनोपोली दिया था उनको, लेकिन अब सारी की सारी मोनोपोली जो थी वो ख़त्म कर दी गई। ओके, अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हम क्या देखेंगे? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इन्होंने बोला देखो तुमको बहुत मज़े दे दिया, तुमको हमने 20-20 साल के लिए दिया, अब हम अपनी मर्जी चलाएंगे बिल्कुल। और अब हम जो कर रहे हैं वो अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये चार्टर इशू कर रहे हैं। जाने कि अब हम कभी भी दूसरा एक्ट ला सकते हैं और हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ओके, जाने कि जो पार्लियामेंट था वो बिल्कुल पावरफुल हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट एकदम पावरफुल हो गया। और इस एक्ट में उन्होंने क्या प्रोविजंस लाए? अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनके जो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो लेजिस्लेटिव के डिसीजंस भी लेते थे और एग्जीक्यूटिव के भी लेते थे। लेकिन इस एक्ट में उन्होंने, देखो ध्यान से देखिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उनको अलग अलग बना दिया गया।
ओके। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर्स थे, ये वही 4 मेंबर्स थे जो पहले के थे। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, उसमें 6 मेंबर्स थे, जिनको 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बोला जाता। इन 6 में से जो 4 मेंबर्स थे वो लोकल गवर्नमेंट थे। इस लोकल गवर्नमेंट पे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि लोकल गवर्नमेंट जो आपके यहाँ आप देखते होंगे पंचायती, आप देखते होंगे ना पंचायत सिस्टम है ना, कई एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो इसी को लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये जो लोकल गवर्नमेंट, ये जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे, इनमें से जो 4 थे वो लोकल गवर्नमेंट थे, लोकल गवर्नमेंट से थे। ओके। और वो लोकल गवर्नमेंट कौन से एरियाज़ की थी? मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल से। तो गाइज आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि एग्जीक्यूटिव भी हैं और लेजिस्लेटिव्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो आ गया था। तो गाइज अब हम इस क्लास को रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हमने ये देखा कि किस तरह से ब्रिटिश क्राउन ने सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वीक किया, और वीक करने के बाद सारी पावर अपने हाथ में ले ली। किस तरह से वीक किया वो हमने देख लिया, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि पावरफुल होने के बाद उन्होंने हमारे प्यारे भारत के लिए कौन कौन से एक्ट्स लाए। ओके। सबसे पहले का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाए थे, वो कि आंसर देंगे। सुप्रीम कोर्ट बनाया था, जुडिशरी को कुछ पावर्स दिए थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे, उसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी लाए थे। देन जब जुडिशरी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी तो उसके इंटरफेरेंस को रोकने के लिए नेक्स्ट एक्ट आया, जिसको सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 बोला, जिसको सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 बोला जाता है। उस एक्ट में ये बोला कि जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। देन उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनका नंबर जो था वो डिक्रीज़ कर दिया था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कास्टिंग वोट का पावर भी मिला था। उसी के साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू बॉडी अपॉइंट किया था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने के लिए किया था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो बॉडी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों की तीनों पावर्स को ले लेगा। अब ये खुद इन तीनों चीज़ों को मैनेज करेगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ कमर्शियल वर्क करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकती है। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि अब जो पार्लियामेंट है वो कभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी वापस बुला सकता है, और जो 3 मेंबर्स हैं उनको भी वापस बुला सकता है, और उनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्वायर की हुई टेरिटरीज थी उनको बोला गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और गाइज ये बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम कब बोला गया था, तो इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट में। ओके। नेक्स्ट हमने देखा चार्टर एक्ट 1793 का, जिसमें ये था कि आपको 20 ईयर्स के बाद अपने एग्रीमेंट को रिन्यू कराना पड़ेगा अगर तुम ट्रेड करना चाहते हो तो। और 1833 के एक्ट में हमने ये देखा कि किस तरह नेपोलियन ने जो है वो ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया, कि जो ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनीज थी उनके इंटरेस्ट को हैम्पर किया, और सबको बोला कि तुम लोग जो है वो ब्रिटेन के साथ ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, अगर तुम लोग ट्रेड करोगे तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और वैसे भी अच्छा हो रहा था ब्रिटिशर्स के साथ जो हो रहा था, क्योंकि इन्होंने हमारे नाक में दम करके रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो कम कर दी गई इस एक्ट में। 1813 वाले एक्ट में वो लोगों की मोनोपोली सिर्फ 2 ही चीज़ों में थी, चाय के साथ, चाय का ट्रेड वो कर सकते थे, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि बेटा जी अब आपको 1 लाख स्पेंड करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। अब इन सब चीज़ों के गाइस रीजंस क्या थे वो आपको जाहिद सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री की क्लास में। ओके। क्योंकि हम पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, या फिर जो पॉलिटिकल लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। इन लॉज के रीजंस क्या थे ये सब चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे।
ओके। नेक्स्ट जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। काउंसिल मेंबर्स को फिर से इंक्रीज कर दिया गया। अब जो फोर्थ मेंबर था वो लॉ मेंबर था। मैकोले जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे। ठीक है गाइस, इन्हीं के पास लेजिस्लेशन की पावर थी, इन्हीं के पास एग्जीक्यूटिव की पावर थी। इसी के साथ मोनोपोली को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब चाइना के साथ भी कोई भी ट्रेड कर सकता है और चाय का भी कोई भी ट्रेड कर सकता है। 53 में ब्रिटिश क्राउन ने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली और उन्होंने बोल दिया अब जो है वो हम अनस्पेसिफाइड पीरियड, लाइक अब हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम लोग कब तक ट्रेड कर सकते हो, हम तुम्हारे हाथ से ट्रेड किसी भी वक्त छीन सकते हैं। लाइक राइट टू ट्रेड कभी भी तुम्हारे हाथ से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो डिवाइड हो गई। एग्जीक्यूटिव में 4 मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 थे। इन 6 में से 4 जो थे वो लोकल गवर्नमेंट से थे। लोकल गवर्नमेंट जो है वो 4 एरिया से थी, मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। ओके गाइस, यहीं से हम ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आया। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइस प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ और आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियोस बनाने का ट्राई करूँ। और प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।